अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 लेक्चर 1। ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है और कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा रूट्स एंड इट्स नेचर, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और इसका नेचर किस तरह होता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, या इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं जो इसी फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता हो, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुख्तसर ये कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो इन तीनों टर्म्स को मेंटेन करता है। इसको ये और ये इनमें से हर एक टर्म का अपना अपना नाम है। इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं जी, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों फॉर्म्स या तीनों टर्म्स होने चाहिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इनमें से कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल इसमें से या कांस्टेंट टर्म नहीं है या लीनियर टर्म नहीं है, तो उसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। यहाँ पर एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों टर्म्स का होना ज़रूरी है। कांस्टेंट टर्म का होना, लीनियर का और क्वाड्रेटिक टर्म का होना ज़रूरी है, जबकि एक आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है। बाकी ये दो टर्म्स जो है ये ऑप्शनल होते हैं। ये मतलब ये कि आपके पास हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म भी हो, लीनियर टर्म भी हो और क्वाड्रेटिक टर्म भी हो, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जैसे यहाँ पर अगर लीनियर टर्म ना हो या ये कांस्टेंट वाला टर्म ना हो या दोनों ना हो, तब भी आप उसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल या आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों टर्म्स ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जी, दी कोफिशेंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर कोफिशेंट से मुराद क्या होता है। एज यू कैन सी इन द गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये एक जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, ये जो ए है आपके पास, ए बी और सी, ये ठीक है, ये क्या है, दीज आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन। इससे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए बी और सी की वैल्यूज़ है ये आपके पास कोफिशिएंट कहलाते हैं इस इक्वेशन के। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक्वेशन आपके पास होगा इसमें जो वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट मल्टीपल होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि the coefficients are the numbers, or these are the constants which is used as a multiple
with a variable in an equation or any algebraic expression. Okay. तो इसको हम कोफिशेंट्स कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट मल्टीपल होता है, यानी जो डिजिट आपका उसके साथ अटैच होता है वो आपका कोफिशेंट कहलाता है। एग्जांपल्स अगर आप देखें उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स, सो इसके लिए मैं आपके सामने एक रियल लाइफ इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 2x² + 7x - 3 = 0। अब इस इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स है वो आपके पास है 2, 7 और 3। अब इन कोफिशिएंट्स को हम एक अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 कोफिशिएंट है, तो ये किसका कोफिशिएंट है? इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म ये आपके पास यहाँ पर जो 7 है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। और ये जो आपके पास है ये कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट है, ये भी आपके पास एक कोफिशिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, जबकि हमने ये पढ़ा कि किसी वेरिएबल के साथ जब कोई कांस्टेंट या डिजिट मल्टीपल हो, यानी इसके साथ अटैच होते हैं, तो वो कोफिशिएंट कहलाता है। अब ये 3 जो है या -3 जो है, ये कैसे कोफिशिएंट हो सकता है जबकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल भी नहीं है? सो इसका मैं आपको बताता चलूँ। इसके साथ वेरिएबल होता है इन द फॉर्म ऑफ 1, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x⁴ होता है और x⁴ 1 के बराबर होता है। सो इसीलिए ये भी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़रूर है, लेकिन ट्रेडिशनली हम ऐसे वेरिएबल्स को शो नहीं करते जिसका पावर 0 होता है, क्योंकि वो 1 के बराबर होते हैं और 1 हम कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो इट इज़ आल्सो अ कोफिशिएंट। ओके, -3 जो है ये भी एक कोफिशिएंट है आपका कांस्टेंट टर्म का। जो आपके पास इस इक्वेशन में 2 है, ये x⁴ के साथ मल्टीप्लाई है। सो ये 2 जो है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴। ओके, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 2 जो है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म। इस तरह यहाँ पर जो +7 है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन जनरल, बट इट इज़ आल्सो नोन एज कोफिशिएंट। ओके, सो ये किसी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने कोफिशिएंट की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में आ चुका होगा। अब चलते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ रिलेटेड होती है। ठीक है, जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे वहाँ किसी न किसी तरह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या भला है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज़ फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन you studied the quadratic formula x is equal to -b plus minus b square minus 4ac whole square the root divided by 2a। अब ये क्या है? ये आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हैं, उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। इसी में से आपने एक ये भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी के थ्रू आप मुख्तलिफ इक्वेशंस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसके ऊपर हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ABC यूज़ हुए हैं ये दरअसल कोफिशिएंट ऑफ एक इनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया, और इसको यहाँ पर बताने का मेरा मतलब ये है कि आप इस नेक्स्ट पॉइंट को आप अगर देखें, हेयर द पार्ट b² minus 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। यानी इसी फार्मूला के अंदर जो आपका ये पार्ट है b² minus 4ac, ये इंडिविजुअली अगर हम बाहर निकाल के रख दें, जैसे यहाँ पर है b² minus 4ac, ये एक्चुअली आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। दिस पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
अच्छा, सो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लें अपने साथ कि जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इनइक्वालिटी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। ये अपने लिए एक फार्मूला बना ले कि भाई डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने का मेरे पास ये फार्मूला होगा, ठीक है, b² माइनस 4ac। ओके, चले देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइफ इक्वेशन लेता हूँ, लेट 2x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज एनी standard quadratic equation. Okay, now in this equation here, as you know that the 2 is equal to a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to -1। क्योंकि a b c क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो 2 4 -1 है इसको मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, सो आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा a से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि लीनियर टर्म जो होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा b से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कांस्टेंट टर्म हमेशा हम c के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें आपके पास कोई लीनियर या कांस्टेंट टर्म ना हो, जैसे यहाँ पर 2x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, अब होने को तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सो यहाँ पर आप a b c की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स कैसे आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज़ जस्ट ये बहुत आसान है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो a से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो यहाँ पर मतलब ये हो गया कि a इज़ इक्वल टू 2। सेकेंड, आपको ये भी पता होगा कि किसी भी लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वह हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से b से। अब यहाँ पर आपके पास कोई लीनियर टर्म नहीं है, सो जब आपके पास कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो ऐसे में आपने उसकी जो कोफिशिएंट है वो आपने ज़ीरो के बराबर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर c कांस्टेंट है तो ये c इक्वल टू 1 हो गया। ओके, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दो इक्वेशंस का, जस्ट ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूला के अंदर पुट कर दें। जैसे यहाँ पर ये मैं पुट करूँगा तो b² का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू 2 और c की वैल्यू जी है -1। ओके, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 प्लस 2 -8 एंड -8 इंटू -1 हो जाएगा जी +8, और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 24। सो ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसी तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकेंगे। इस तरह यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है इसको आप डायरेक्ट अगर इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो भी आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप कि आपको डिस्क्रिमिनेंट का अभी पता लग चुका होगा कि एक डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स एंड इट्स नेचर, जी, तो ये क्या है, किसी भी इक्वेशन की रूट्स जो होती है या उसका जो नेचर होता है उसको आप कैसे मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला अगर हम रूट की बात करें कि जी रूट क्या होता है, सो रूट क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में, द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विच बैलेंस द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स रूट्स। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन के बाद, ठीक है, या आप जनरल अगर हम इसकी बात करें कि द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विच बैलेंस द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स रूट्स, यानी वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो अगर आप उस इक्वेशन में या किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की जगह रिप्लेस कर दें और उस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड होगा उसकी वैल्यूज़ सेम आ जाएगी, इसका मतलब होता है बैलेंस होना। सो वेरिएबल्स के जिन वैल्यूज़ के ऊपर एक इक्वेशन बैलेंस होता है उन वैल्यूज़ को हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तसरन आपको पता होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अब तक ये पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं। सो मुख्तसर ये कि रूट्स वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ होती है जिनके लगाने से लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यूज़ होती है वो बराबर आ जाए। ओके, अब नेचर ऑफ इक्वेशन या नेचर ऑफ द रूट्स, यानी
हमारे पास किस टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं, यानी रूट्स हमारे पास किस किस नेचर के हो सकते हैं। सो नेचर को डिस्कस करने के लिए आप इस नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें, द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की जो रूट्स होती है उसका नेचर आप तब डिफाइन करेंगे अगर आपके पास उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मौजूद हो। यानी मुख्तसर ये कि किसी भी इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं उसका नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये 3 तरीक़ों से डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। नंबर 1, अगर आप यहाँ पर देखें, इफ़ b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका क्या मतलब होता है, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रियल में जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है रेशनल होंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर आता है तो इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे आपके पास हल करने के बाद, उसका नेचर क्या होगा। सबसे पहले वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे और दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स के, और रियल में भी रेशनल नंबर्स के। इसकी आपके सामने मैं एक यहाँ पर एग्जांपल पेश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² + 2x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन की अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, सो ये आपके पास b² हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास हो जाएगा 2 यानी b² - 4, a की वैल्यू यहाँ पर है 1 और c की वैल्यू भी यहाँ पर है 1। ओके, सो 2² is 4 - 4 × 1 × 1 is 4 and 4 - 4 is 0। ठीक है, अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ चुका है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस इक्वेशन x³ + 2x + 1 को हल करूँगा तो जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो दोनों आपस में इक्वल होंगी और दोनों वैल्यूज़ रियल नंबर से बिलोंग करेंगी, और रियल में भी कौन सी रियल नंबर से, रेशनल नंबर से। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी तरीके से ये कैसे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर आप देखें जी। इफ़ अगर b² - 4ac << 0, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आता है, 0 से कम आने का मतलब ये है नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा देन रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। यानी जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी वेरिएबल्स की हल करने के बाद वो एक तो आपस में अनइक्वल होंगी और दूसरी जो है वो वैल्यूज़ आपस में एक तो अनइक्वल होंगी और दूसरी इमेजिनरी होंगी, यानी दे विल बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव 5x² + 7x 5x² + 7x + 3 = 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 3। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप इसका फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास 7² - 4 × 5 × 3। अब ये हो जाएगा 49 - 4 × 5 20 and 20 × 3 is 60। okay, and finally the answer will be -11. So you can see there that the discriminant is -11, which is negative and less than 0. Okay, so whenever the discriminant is less than 0, it means that when you solve this equation 5x² + 7x + 3 = 0, then the roots of this equation means the values of the variables will be unequal, means they will be different from each other, and they will be imaginary. Imaginary means they will contain iota, or we can say that they will belongs to the complex numbers or imaginary numbers. Okay,
तीसरे तरीके से ये केस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि आप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, सो फिर इसकी मतलब ये होता है कि द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। और रियल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेशनल होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी इक्वेशन होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप उस इक्वेशन को हल करेंगे तो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहले वो दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल होंगी और दोनों वैल्यूज़ जो है वो इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगी, रियल से बिलोंग करेगी, लेकिन रियल में भी इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगी, क्योंकि इरेशनल इज़ द सब कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं अगर आपको पेश करूं तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी कि ये किस तरह के इक्वेशन होते हैं। सो लेट सपोज वी हैव 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म जो कि a से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 2। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म b वो है 5 और कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म c से रिप्रेजेंट होता है ये है 3। अब इन वैल्यूज से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इन वैल्यूज़ को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3। So 5 square is 25 minus 4 into 2 8 and 8 into 3 is 24, and finally the answer is 1 which is greater than 0. So मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो। अब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी इस इक्वेशन को हल करेंगे तो x की जो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, जो दो वैल्यूज़ आएंगी जिसको आप रूट कहते हैं, उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहले तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में अनइक्वल होंगी यानी डिफरेंट होंगी, और सेकेंडली दोनों वैल्यूज़ बिलोंग करेंगी कहाँ से जी, रियल नंबर से। रियल नंबर में भी कहाँ, इरेशनल नंबर से। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो नेचर ऑफ द रूट्स होता है जी रियल एंड इक्वल, या आप रेशनल एंड इक्वल भी कह सकते हैं। जब लेस देन ज़ीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट तो आप नेचर ऑफ द रूट्स कहेंगे इमेजनरी एंड अनइक्वल। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो आप कहेंगे जी कि इसकी जो रूट्स होगी उसका नेचर होगा रियल एंड अनइक्वल, या इरेशनल एंड अनइक्वल भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एट द लास्ट में एक पॉइंट बताता चलूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से, और वो है हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें नोट की सूरत में मैंने इसको आपके सामने लिखा है। इसकी जो हमारे पास इसका क्या लॉजिक है और इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, इसी केस की एक सब टाइप है ये वाला जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो। ये उसके साथ एक इजाफी नोट की सूरत में आपको ये बात याद रखनी होगी। इन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब इस केस में अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो तो वैल्यू आएगी, और ग्रेटर देन ज़ीरो में भी आपके पास अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कि ऐसी वैल्यू आती है जो कि इस परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इस केस में आपकी जो रूट्स होंगी विल बी रेशनल। यहाँ पर इरेशनल की जगह आप रेशनल लिखेंगे। अनइक्वल तो होंगी वो तो है, लेकिन इसका नेचर फिर चेंज होगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को इसका नहीं पता होता है। सो इसका मतलब क्या होता है जी, यहाँ पर भी आपने पढ़ा कि जी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो ये एक ग्रेटर देन ज़ीरो में ये एक नया मतलब ये है कि एक न्यू पॉइंट है, एक नई टर्मिनोलॉजी है कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसमें हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आपका पता होना चाहिए कि जी परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका आप स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इन तमाम नंबर्स का स्क्वायर बन सकता है। सो ग्रेटर देन ज़ीरो में अगर आपके पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है
तो इस केस में भी आपकी जो नेचर ऑफ रूट्स होगी वो रियल में रेशनल होगी और अनइक्वल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप पावर से देख लीजिए, सो इसकी आप डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है जी 6 और c की वैल्यू है जी -1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6² -4 इंटू 1, a की वैल्यू है जी 7 और c की वैल्यू है -1। 6² इज़ 36, -4 इंटू 7 इज़ 28, -28, ओके, एंड -28 इंटू -1 इज़ +28। अब 36 प्लस 28 से आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जी 64, एंड 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच कैन बी रिटन इज 8 की पावर 2 और 8 इंटू 8, ओके। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर बनता है। जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आता है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है तो इरेशनल होंगी। अब चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल होंगी जी, यानी इस केस में आपके पास ये इस केस में आप ये कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, और रियल में भी जी कौन सा, रेशनल, ओके। बाकी आपके पास अगर कोई नॉन परफेक्ट वैल्यू आती है या जैसे कि 5, 3, 7, तो इस केस में आपके पास ये तब भी इरेशनल होंगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई मसला है तो आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हल करेंगे और देखेंगे कि जी कैसा रहेगा हमारा ये एक्सपीरियंस। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।